Hey everyone. So today we are going to study the third part of Lifelines of National Economy. So बेटा बेसिकली अभी तक हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया था. अंडर दैट हम लोगों ने रोड, रेलवेज और पाइपलाइंस कंप्लीट कर लिए थे, राइट? So now today in this particular video we are going to study the waterways. तो waterways का मतलब ये आप बहुत अच्छे से जानते हो waterways क्या होता है. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? तो वाटरवेज के लिए बेटा आपको ये भी चीज़ अच्छे से पता होगी कि इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है? इंडिया का जो सदर्न रीजन आता है वो एक पेनिनसुलर पार्ट है विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स. तो हमें एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन मिलता है इस वाटर का. सी इफ़ वी गो हमें वेस्ट में हमें क्या मिल जाएगा? अरेबियन सी. इन ईस्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल. इन साउथ वी हैव इज इंडियन ओशन. तो ये जो इंडिया का जो नेविगेशनल लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है. कंफर्टिंग से मतलब आप ये समझोगे कि बहुत ज़्यादा प्रमोटिंग है हमारे लिए अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है. तो अब जो हम लोग कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ते हैं लैंड वेज को, वाटर वेज को और एयर वेज को, तो मैंने आपको बताया था कि लैंड जो था वो सबसे बोलते हैं ना सबसे ईजीएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था, सबसे कि हम लोग जो बहुत ईजीली अवेलेबल होता है. इट्स नॉट पॉसिबल कि वाटर वेज और एयरवेज जो था वो सब जगह पॉसिबल हो, पर जो लैंड वेज हमने पढ़ा था वो सबसे ईजीएस्ट मोड टू कैचअप, ठीक है? उसके लिए सबसे ईजीएस्ट मोड वो था. जब हम वाटर वेज की बात करते हैं बेटा तो इसकी पेक्युलरिटी जो है वो किससे हम लोगों ने बचपन से सीखा हुआ है, दैट इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, तो वही से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटरवेज इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज़ सूटेबल फॉर कैरिंग एंड स्प्रेडिंग कॉमर्स एंड कल्चर. मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इंडिया है जो वेल लिंक्ड है. लेकिन अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम से जब हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है, आप एक चैप्टर भी पढ़ने वाले हो आपके हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर, उसमें भी आप ये चीज़ देखोगे कि इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड विद all the 3 modes of transport, that is airways, landways and waterways. तो उसमें भी जो waterways है वो ancient time से वो हमारे लिए कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा important रहा हुआ है, ठीक है? एंड फॉर कल्चर ऑल्सो, फॉर स्प्रेडिंग ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो. सो अब इसके अंदर एक और पेक्युलरिटी आती है कि इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे कॉस्टली मीन्स जो है वो तो एयरवेज होता है, और जो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है वो भी रेलवेज, एयरवेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन पोल्यूटिंग एजेंट्स हैं हमारे लिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. ओके, तो वाटरवेज को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये इट्स चीपेस्ट भी है और साथ में ये सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. मतलब इसमें फ्यूल जो है वो भी कम कंज्यूम होता है और जो पोल्यूशन होता है वो भी काफ़ी हद तक लो होता है. ओके, तो जब हम इंडियाज़ इनलैंड नेविगेशन की बात करते हैं, अब हम लोगों ने जब वाटरवेज को पहले भी पढ़ा था तो हम लोगों ने 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, इनलैंड और ओवरसीज़. जो हमारे इंडिया में जो रिवर्स, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती, राइट? तो वो जो इंडिया के अंदर का जो रिवर मूवमेंट होता है ना उसे हम लोग इनलैंड, ओके, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जो आ रहा है दैट इज़ इनलैंड नेविगेशन. वो कितना है हमारे यहाँ पे 14,500 किलोमीटर्स इन लेंथ. ओके, तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की, जो हम लोग ट्रांसपोर्ट जनरली हम लोग बिजनेस के लिए हम लोगों ने लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं. हमारे इंडिया का जो ट्रेड है उसका 95% ऑफ वॉल्यूम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हम किसके हेल्प से करते हैं? वाटरवेज. तो इसकी क्रुशलिटी आप समझ रहे हो कि चीपेस्ट भी हो गया, दैट मीन्स मोर ऑफ बेनिफिट, फ्यूल एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया. तो हमें इकोनॉमी के कंसर्न से एज वेल एज इन्वायरमेंट के कंसर्न से दोनों हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्री है, हमारे लिए एक बेनिफिशियरी पॉइंट आ गया. फिर उसके बाद में हमारी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना 95% सोचो, जितनी भी अगर मानो कि मैं 100 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसमें से 95 आउटपुट्स जो है वो मैं किसके हेल्प से भेज रही हूँ या ट्रांसपोर्ट करवा रही हूँ? दैट इज़ थ्रू वाटरवेज. ओके, तो अब ये वाटरवेज जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं स्पेशली. तो वैसे बहुत सारे वाटरवेज हैं पर स्पेशली हमें जो यहाँ पे याद करने हैं, जो हमें वन वर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बोथ CBSE कंसर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स NTSC में, तो वो आ जाएंगे नेशनल वाटरवेज. अप टू 5 यू हैव टू लर्न. ओके, तो सबसे पहला देखो बेटा, सबसे पहला यहाँ पे देखो, तो ये जो सबसे पहला है वो बना हुआ है गंगा रिवर पे, इलाहाबाद टू हल्दिया ये मूव करता है. एंड इसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर्स. यहाँ देख गया आपको, ये वाला है, यहाँ से इलाहाबाद से ये कहाँ जाता दिखा गया? हल्दिया तक. ठीक है, ये भी आपको मिल गया यहाँ पे. सेकंड वापस से यहाँ समझने की कोशिश करो कि सेकंड कौन सा है. सेकंड बना हुआ है, फर्स्ट गंगा रिवर पे है, सेकंड हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे है. ठीक है, ये भी स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. इसकी टोटल लेंथ क्या है? ये
891 किलोमीटर। तो बेसिकली आपको यहाँ से रिवर्स याद करनी है और इनका लेंथ याद करना है। ओके, बहुत कम चांसेस होते हैं हमें सीबीएसई में, वैसे तो एग्जैक्टली ये सब नहीं मिलता है कि बताओ कि भाई कितनी लेंथ है नेशनल हाई वाटरवेज 1 की, बट फिर भी हम इसे याद करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे फॉर आवर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके, तो हम लोग 2 तो पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहला हमारा हो गया इलाहाबाद टू हल्दिया, फिर हो गया उसके बाद में हमारे पास ये देखो यहाँ से सादिया टू दुबरी, ठीक है, ये आ गया हमारा नेशनल वाटरवेज 2 जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। थर्ड हमारा आ गया वेस्ट कोस्ट कैनाल बिटवीन कोलम एंड कोतमपुरम, ठीक है। ये हमारा जो इसकी टोटल लेंथ है बेटा वो है 205 किलोमीटर, ये केरला में है, देखो यहाँ दिख जाएगा आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। ये इतना सा मूव कर रहा है वेस्ट कोस्ट कैनाल। फिर नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसकी टोटल लेंथ है 1078 किलोमीटर्स, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, पुडुचेरी स्ट्रेचेस पे चल रहा है ये, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा वापस से लाइक हमें महानदी और ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है ईस्ट कोस्ट हम लोगों ने, ठीक है। ईस्ट कोस्ट पे पहले हम लोगों ने वेस्ट कोस्ट पढ़ा, अब हम लोग ईस्ट कोस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ईस्ट कोस्ट में इसकी लेंथ भी वी हैव डन विद दिस ना 1078, ठीक है। अब ईस्ट कोस्ट पे हमारे पास एक और आ चुका है, लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो वापस से हम लोग देख लेते हैं। नेशनल वाटरवेज ये लेंथ, चलो इसको इधर से समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक साथ आपको उसका मैपिंग बता दूंगी। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, बेसिक वापस से इसको समझने की कोशिश करो। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इसकी लेंथ है 1620 और एक गंगा रिवर पे है। सेकेंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे और इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर्स, ठीक है। अब नेशनल वाटरवेज थर्ड जो है वो वेस्टर्न कोस्ट, आपने देखा था ना सबसे, देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए, 1, 2 और फिर ये वेस्ट कोस्ट। मतलब आप देखो पूरे वेस्ट कोस्ट पे आपको एक ही वाटरवे मिल रहा है, नेशनल हाईवे मिल रहा है। तो ये 1 वर्ड के क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले हैं कि वेस्ट कोस्ट पे जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो है नेशनल वाटरवेज थर्ड। ओके, मैं कंटिन्यू इसको हाईवे प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। What we have next is on Godavari and Krishna river, that is national waterways number 4. उसके बाद में we have on the eastern coast we have is again 588 किलोमीटर्स का national waterways 5. ओके, तो यह बहुत अच्छे से, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर स्ट्रेच्ड है, तो यह बहुत अच्छे से समझ लोगे। टोटल लेंथ भी हम पहले से बात कर चुके हैं। टोटल लेंथ इनकी क्या है 4503 किलोमीटर्स, और ये कितने स्टेट्स में स्प्रेड हुए हैं, 15 स्टेट्स में स्प्रेड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट मेजर सी पोर्ट्स। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे मैपिंग क्वेश्चन के लिए, और आपको पहले भी पता होगा इंडिया की टोटल कॉस्ट लाइन कितनी है, 7516 किलोमीटर्स, ठीक है। 12 मेजर पोर्ट्स हैं और कुछ माइनर पोर्ट्स हैं, तो हम केवल अभी यहाँ पे मेजर पोर्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो मेजर पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे और कुछ हमारे ऐसे हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा कॉस्ट कौन सा है, तो दैट इज़ द मुंबई पोर्ट। तो सबकी ना एक पेक्युलरिटी है जिनकी वजह से हमें इन्हें याद करना पड़ रहा है, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कांदला पोर्ट जो गुजरात में है। लोकेशन भी देखते जाओ, समझते जाओ, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ आ गई इसकी, ठीक है। तो अब ये किसके लिए फेमस है बेटा, पहली चीज़ तो समझो कि इस वाले वेस्ट कोस्ट के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा पोर्ट या सबसे पहला पोर्ट जो हुआ करता था वो कराची वाला हुआ करता था। पर जैसे 1947 में हमारे पास डिवीज़न हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया, है ना। तो अब इसीलिए इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि उस लॉस को ओवरगेन करने के लिए हमने हमारा खुद का एक दूसरा पोर्ट बना लिया, दैट इज़ कंडला पॉट। टाइडल पॉट बना हुआ है। अब टाइडल एनर्जी यहाँ पे यूज़ की जाती है। टाइडल एनर्जी तो आपको पता ही है ना, वॉट लाइक हम लोगों ने अभी लास्ट मिनरल एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो टाइडल बेटा यहाँ पे टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जाता है ताकि मतलब उससे फिर वो क्या करते हैं ना, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद में वो एनर्जी यूज़ की जाती है शिप्स को उस हार्बर से बाहर निकालने के लिए। ओके, तो अब ये जनरली आपको भी पता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा मतलब लाइक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा सेटअप है। तो अब ये पोर्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास ग्रीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। मुंबई पोर्ट की मैं बात करूँ, ऑफकोर्स जेन्युइन चीज़ें महाराष्ट्र में ही होगा, ये बिगेस्ट पोर्ट है। अब बेटा ये जो पोर्ट है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको समझने की क्या ज़रूरत है। जो यहाँ पे मुंबई पोर्ट है हमारा, इसके जस्ट बिलो में यहाँ पे ना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हुआ करता था। अब वो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था,
ठीक है। तो उसके जगह पे फिर इन्होंने मतलब उसको, वो काफ़ी छोटा भी था और काफ़ी बिजी भी था, तो उसको एनलार्ज करके इन्होंने मतलब एक नया पोर्ट बनाने की कोशिश की है। जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट का जो बिजी रूट था उसको थोड़ा सा लाइक उस बिजी नेटवर्क को कम करने के लिए, सो दिस वॉज डी कॉन्जेस्ट इट। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान टू डी कॉन्जेस्ट इट। ठीक है, समझ में आया वो कितना ज़्यादा बिजी था, तो इसके लिए बाद में फिर हम उसको एक सपोर्टिंग रोल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया। तो मरमेगो पोर्ट जो है ये, अब नेक्स्ट ये है गोवा में, और न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटका में। ये मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स है। ये भी हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में ही डील किया था कि मेजर आयरन बेल्ट्स थी फिर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अब वो हम लोगों ने मार्किंग भी देखी थी ना कि कहाँ कहाँ मेजर आयरन पोर्ट्स हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है। तो अब ये जो दोनों पोर्ट है वो रिलेटेड टू किसके लिए, आयरन एक्सपोर्टिंग के लिए। फिर लास्ट आ जाता है हमारा वेस्ट कोस्ट के अंदर, दैट इज कोचिन पोर्ट। कोचिन को बेटा सबसे अच्छी चीज़, इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अब बताओ क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा जो वेस्ट कोस्ट है या अरेबियन सी का जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये सबसे अगर आपसे पूछ लिया जाओ कि बताओ विच इज़ द सदर्न वेस्टर्न पोर्ट, सबसे सदर्न वेस्टर्न पोर्ट हमारे पास कौन सा है, कोचिन है सबसे लास्ट। ओके, तो अब ईस्टर्न कोस्ट पे वहीं पे हम आ जाते हैं, तो टूटीकॉर्न ही सबसे पहला है, मतलब यही देखो टूटीकॉर्न, ये हम लोग इस तरह से हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए। अब इसके बारे में आ जाते हैं हम लोग टूटीकॉर्न। अब बेटा अब एक और चीज़ आपको फोकस करने की यहाँ पे, और इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शंस में चाहिए कि अगर आपको, अभी मैंने ये बताया था कि ये कौन सा है हमारा सदर्न वेस्टर्न, सबसे सदर्न वेस्टर्न पोर्ट हो गया, और ये कौन सा है हमारा सदर्न ईस्टर्न टिप पे आ गया ये, राइट। वेस्ट और ईस्ट में आपको इस तरह से ध्यान रखना है। पर अगर आपसे मैं केवल ये पूछूं कि विच इज़ द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप कोचिन बताने वाले हो या टूटीकॉरिन बताने वाले हो, ठीक है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो ये एक्सट्रीमली साउथ वेस्टर्न जो है, सॉरी साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड है। मतलब आप इसको कैसे समझने की कोशिश करोगे कि ये जो बेटा पोर्ट है ना, अब ये मतलब इतना ज़्यादा इसकी लोकेशन वाइज इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की कोशिश करो कि एक तो ये सबसे पहला, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना, कि ये इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो शो करता है कि मतलब ये नेचुरल लाइक उसमें इनकमिंग ऑफ शिप्स वगैरह और एक्सटेंशन, मतलब लाइक आप इसको कैसे समझने की कोशिश करोगे कि ये नेचुरल हार्बर के फॉर्म में था। हार्बर मतलब समझ में आता है ना, जहाँ शिप्स आकर के सेटल हो जाती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि जो शिप्स है वो यहाँ पे आके सेटअप होती है, वो इजीली वहाँ से स्प्रेड हो जाती है। मतलब हमें कुछ आर्टिफिशियल सेटअप यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड रिच हिंटरलैंड, एंड ऑल्सो यू शुड नो कि टूटीकॉरिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ है, लाइक श्रीलंका हुई, मालदीव्स हुई, उनके जो खुद के कार्गो के शिप्स है ना बेटा, वो भी यहाँ पे आते हैं टूटीकॉरिन के। मतलब दैट शोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ टूटीकॉरिन कि उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कितना फेवरेबल है, वो हमारे लिए नेचुरल हार्बर की तरह वर्क करता है। ओके, चेन्नई पोर्ट जो है फिर तमिलनाडु में वापस एक और, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, तो कौन सा है, चेन्नई पोर्ट। ओके, तो अब ये रैंक्ड है आफ्टर मुंबई। अगर मैं मैंने अभी समझा दिया था कि सबसे बिगेस्ट पोर्ट जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो मुंबई है। फिर मुंबई के बाद में हम किसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो इंडिया में कौन सा है, चेन्नई। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में, इट इज़ डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत कैसी है, विशाखापट्टनम आपने देख लिया, ठीक है बेटा। विशाखापट्टनम का जो लोकेशन है ना, इसके बाद में एक लगून सा यहाँ पे इस तरह का, मतलब ये विशाखापट्टनम है, उसके आगे एक लगून सा स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाता है। तो अब यहाँ पर जितने भी लाइक टाइड्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं ना, मतलब उससे ज़्यादा डैमेज इस पोर्ट को नहीं पहुँचता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये बहुत डीप है, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये नेचुरल वो जो आगे का जो लाइक लगून वगैरह जो वहाँ क्रिएट हो रहा है वो इसके लिए एक बैरियर वगैरह कन्वर्ट, मतलब अपने आप ही उसके लाइक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, जो इसे टाइड वगैरह से या वाटर साइक्लोन्स वगैरह से इसको बचा के रखता है। ओके, नाउ पैराद्वीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और। जब याद करो वापस से हमने आयरन और की बात की थी, तो आयरन और के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट की बात की थी, दैट इज़ उड़ीसा झारखंड बेल्ट। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो या मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसका जितना भी आयरन जो एक्सपोर्ट किया जाता है ना, वो इस पैराद्वीप पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ इनलैंड रिवराइन पोर्ट। अब इनलैंड रिवराइन, इनलैंड मतलब मैंने समझाया था ना कि जो एरियाज या जो पोर्ट जो लाइक इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर है। तो ये अब आप देखो कोलकाता स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ तो बाउंड्रीज आ रही है, अगर इसके हम बाउंड्रीज देखने की कोशिश करते बेटा तो यहाँ इसकी बाउंड्रीज है, राइट, ठीक है। फिर भी अब इसके अंदर यहाँ पे जाकर के एक पोर्ट बना हुआ है। ओके,
यहाँ से आप समझ गए, नॉट टू रिवाइज राइट नाउ। ओके, सो कोलकाता का जो था वो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, रिक्वायर्स वाटर फ्रॉम हुगली। अब आपको ये चीज़ समझो बेटा, इसके अंदर कैसे आप इसको हम लोगों को रिक्वायर वाटर कैसे। अब ये एक तो क्या है कि इंडियन बॉर्डर्स के अंदर है, मतलब यहाँ पर जो सी है उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो अब ये जो बेटा पानी, अब बाकी तो क्या है, बाकी तो अरेबियन सी हुई या फिर बे ऑफ बंगाल हुआ, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आता जाता है। और ऑफकोर्स इतनी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज है तो यहाँ पानी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। पर जो कोलकाता का जो ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, तो ये एक पर्टिकुलर रिवर पे बना है। और हमने देखी थी कि वेस्ट कोस्ट पे जितनी, सॉरी ईस्ट कोस्ट में जितनी भी रिवर्स अराइज होती है वो लाइक शॉर्ट टर्म रिवर्स होती है और वो जल्दी ही मतलब वहाँ पे ड्रेन हो जाती है फटाफट ही, है ना। या फिर जितनी भी रिवर्स बन रही है वो ट्रिब्यूटरीज होती है किसी ना किसी बिग रिवर की। तो अब यहाँ जो है देयर इज़ अ शॉर्ट कम ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, जो रिवर हुगली है, मैंने बताया था ना गंगा का पार्ट होता है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, गंगा जो है वो स्प्लिट होती है। ठीक है, एक तो रिवर बन जाती है हुगली और एक चली जाती है पद्मा बन करके बांग्लादेश के अंदर। तो जो हुगली रिवर थी बेटा, उसका पानी यहाँ पे क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, इस पोर्ट को रन करने के लिए। तो मतलब अब ये पोर्ट भी क्या हो गया, इस पोर्ट को पानी चाहिए और पानी, इसके ऑपरेशन के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से आता है, हुगली रिवर से। ठीक है, हुगली रिवर का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हल्दिया पोर्ट। तो ये तो इनलैंड पे था और इसी के जस्ट आगे से के बॉर्डर पे जो हमें वेस्ट बंगाल पे मिलता है हल्दिया पोर्ट, विच इज़ अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। अब आपको भी पता है लाइक कोलकाता को इमेजिन कर लो क्यों ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा, शुगर केन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो एरिया भी ऐसा है जहाँ लाइक डेंसली पॉपुलेटेड भी एरियाज में आ जाते हैं वो हमारे लिए। ठीक है, शुगर केन हुआ, जूट हुआ, इनकी काफ़ी प्रोडक्शन, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप है, काफ़ी पॉपुलेटेड एरियाज़ है, राइट। अब तो यहाँ पे क्या हुआ था ना बेटा, ये बहुत जो अब कोलकाता पोर्ट जो इनलैंड हम लोगों ने बनाया ये काफ़ी बिजी में आने लग गया। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए इसके सब्सिडरी पोर्ट के फॉर्म में हम लोगों ने कौन सा पोर्ट एक को डेवलप कर लिया है, हल्दिया पोर्ट। ओके, तो ये बेसिक सारे पोर्ट्स थे। वापस अगर आप इनको रिवाइज करने की कोशिश अगर करना चाहते हो तो जो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था, ठीक है, ये इनके स्टेट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा। कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में, मुंबई ऑफकोर्स महाराष्ट्र में, मर्मगांव जो है वो गोवा में। इसका नाम यहाँ से गोवा से सीधा हुआ दिखा हुआ है, बहुत ईजी लगता है मुझे इस तरह याद करना। मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में है, कोचिन जो है वो केरला में। उसके बाद में टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई अगेन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पैराद्वीप इन उड़ीसा, कोलकाता ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल एंड हल्दिया अगेन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो इसको अगर आप याद करते हो सबके सबके फीचर्स हैं। ये देखो, ये क्यों बना था, क्योंकि हमें कराची वाले पोर्ट के लॉस की वजह से हम लोगों ने कहा ये बनाया था। ये मुंबई वाला तो सबसे बड़ा पोर्ट है पर ये बहुत ज़्यादा बिजी था, तो जवाहरलाल नेहरू भी इसके साथ में एक सब्सिडरी पोर्ट वगैरह का सेटअप हुआ। मैंगलोर और ये जो है गोवा वाला, ठीक है, मेरे गोवा जो है वो ये क्यों बनाया गया, हमें आयरन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिन हमारा सबसे साउथ वेस्ट में सबसे बिलो, जिसे हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। फिर सबसे सदर्न मोस्ट जो आ जाता है वो हमारा कौन सा है, टूटिकोरिन ईस्टर्न सेक्शन में। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है चेन्नई वाला पोर्ट, है ना। तो सॉरी वेयर वी वेंट, हाँ जस्ट अ मिनट। टूटिकोरिन के ऊपर हम लोगों ने एक और पोर्ट, चेन्नई पोर्ट जो तमिलनाडु में, ये और आर्टिफिशियल और ये वापस सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है। विशाखापट्टनम भी आयरन के से रिलेटेड है। फिर हम लोगों ने पैराद्वीप और कोलकाता इनके बारे में पढ़ा कि जस्ट अ मिनट, कोलकाता भी हमें पता ही है। कोलकाता के लिए हम लोगों ने एक और सब्सिडी कौन सा बनाया है, हल्दिया पोर्ट बनाया है। पैराद्वीप उड़ीसा में जो भी वापस एक किससे डील कर रहा है, आयरन से। अच्छा, तुम्हें एक और क्वेश्चन भी दिखना बेटा, यहाँ पे मैंने बता दिया है पर ये क्वेश्चन बहुत जनरली एनटीएससी में रिपीटेडली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जो लगून डेवलप करता है खुद की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पे लगून वर्ड और आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको याद आ जाए विशाखापट्टनम से। ठीक है, तो दीज वर बेसिक थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द वाटरवेज। नाउ फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द एयरवेज। ओके, thank you. And if you still have any doubt or any kind of query in your brains, you can write it in the comment sections.